नमस्कार दोस्तों, फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना तीसरे टर्म की शपथ ले चुके हैं। उन्होंने अपनी कैबिनेट भी तैयार कर ली है। कैबिनेट को कहें, कैबिनेट इज नॉट द राइट वर्ड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तैयार कर लिया और इस बार रिकॉर्ड नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अपने ओथ लिए। आप सबने देखा होगा कि इस बार 72 मिनिस्टर्स, जो कि रिकॉर्ड नंबर अगर आप कंपेयर करो 2019 से 2014 से, तो इस बार 72 मिनिस्टर्स ने अपनी शपथ ग्रहण की है। और ये वीडियो एक्चुअल में 9 तारीख को ही आ जानी चाहिए थी, क्योंकि 9 तारीख को ओथ टेकिंग सेरेमनी थी। बट इस वीडियो को रोकने का स्पेशल कारण था। वो कारण ये था कि हमारी कोशिश ये थी कि सिर्फ हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे दें कि कौन किसको क्या, कौन ओथ ले रहा है, ये कौन है, ये कहाँ से आते हैं, बल्कि किसको क्या मिनिस्ट्रीज अलॉट की जा रही हैं, उनके टारगेट्स क्या होने वाले हैं अगले 5 साल में, किन मिनिस्ट्रीज को फॉलो करना इंपॉर्टेंट रहेगा, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी क्या है, वो कैसे काम करेगी इस बार, कौन सी पोजीशंस रिटेन की गई हैं, कौन सी पोजीशंस जो हैं एलाइज को किस तरीके से अकोमोडेट किया गया। सारे सवाल, ये बहुत सारे सवाल हैं जो कि गवर्नमेंट से पूछे जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट जब बनती हैं तो आपके दिमाग में आते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं, तो उन सवालों के जवाब ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये वीडियो एक पूरी कंप्लीट ओवरव्यू वाली वीडियो होने वाली है, जिसमें हम एक एक मिनिस्ट्री का टारगेट क्या होने वाला है, क्यों पर्पसली उस मिनिस्ट्री को रिटेन किया गया, क्यों गिव अप किया गया, अलाइज को अकोमोडेट कैसे किया गया, रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें हम काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। अब देखो, इस बार का जो सरकार बनी है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना है, जो मिनिस्ट्री है, उसमें आप एक चीज़ तो क्लियर कट है कि 72 मिनिस्टर्स ने अगर शपथ लिया तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से इसमें जो एलाइज हैं एनडीए के साथ, जिन्होंने समर्थन दे करके चुनाव लड़ा है, क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी तो थी नहीं, 240 सीट के आसपास आ रहे थे वो लोग, तो जो क्लियर मेजोरिटी नहीं थी तो कहीं ना कहीं वो कहा जा रहा था कि जोड़ तोड़ के कोलिशन सरकार बनाई जा रही है। एनडीए ने उस गठबंधन को मजबूत करने के लिए बहुत सारे अकोमोडेशंस इस बार सरकार में किए हैं, इसीलिए आपको 72 मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे। अगर आप कंपेयर करोगे ना पिछले 2014 से, मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूं, डेटा मैं लेके आया हूं। 2014 में 45 मिनिस्टर्स थे टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और ये 45 जो थे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 2014 में चुने गए थे, आपको पता है कि बीजेपी की जो मेजॉरिटी है इस बार 2014 के अंदर में जब थी, तो वो थंपिंग मेजॉरिटी थी बीजेपी को, और वो डायरेक्टली सरकार बना रहे थे, इंडिपेंडेंटली सरकार बना रहे थे। अलायंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो उनको बहुत ज़्यादा देखना भी नहीं था इनको, इसीलिए इन्होंने 45 सिर्फ मिनिस्टर्स को शपथ दिलवाई थी उस बार। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में टोटल 45 लोग थे। वहीं आप 2019 में आइए, 2019 में आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी, बीजेपी की सीट्स और ज़्यादा इंक्रीज हुई और फिर से थंपिंग मेजॉरिटी के साथ बीजेपी इंडिपेंडेंटली सरकार बना रही थी। तो एनडीए की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, तो एनडीए के जो अलाइज थे उनकी भी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए भी आप देखोगे कि मिनिस्टर्स का काउंट 57 है सिर्फ। और वहीं 2024 में जो ये इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, उसका इंपैक्ट आपको सीधा मिनिस्ट्रीज पर दिख रहा है कि 72 मिनिस्टर्स को इस बार बनाया गया। इसका कारण क्या था कि अकोमोडेट करना पड़ा जो बड़ी पार्टी सी, टीडीपी, जेडीयू, अपना दल, चिराग पासवान वाली पार्टी, रालोसपा नाम है उसका शायद, और उसके बाद कई सारी एचडी कुमारस्वामी वाली पार्टी जो कर्नाटक की है, इन सब को अकोमोडेट करना था और बहुत इंपॉर्टेंटली अकोमोडेट करना था। तो इसीलिए 72 मिनिस्टर्स ने इस बार शपथ ली है। बिकॉज ये सारी चीज़ें ना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मोदी सरकार की जो रणनीति रही है, अगर आप मोदी गवर्नमेंट की पूरी रणनीति देखोगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पॉलिटिकल हिस्ट्री देखोगे, तो इज़ नॉट इन अ व्यू कि बहुत सारे मिनिस्टर्स को शपथ दिलवाया जाए या बहुत बड़ा काउंसिल रखा जाए। आप स्टेट से शुरू करिए, आप स्टेट में जाइए, वो चीफ मिनिस्टर रहे और उनका काउंसिल देखिए, आप देखिए कि कितने लोग हैं वहाँ पर स्टेट काउंसिल के अंदर में, बहुत कम लोग आपको नजर आएंगे। फिर 2014 से राजनीति में आपको डेटा 2014 का सेंटर का डेटा दिखाई दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यू है वो सिंपल सा यही रहता है, जो मैं यहाँ पर लाइन लिख कर आया हूँ, और ये उन्होंने अपनी स्पीचेस में कई बार बोला भी है कि हमें मिनिमम गवर्नमेंट पर ध्यान देना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट का जो साइज है वो कम होना चाहिए। कम इसलिए होना चाहिए कि काम करने में थोड़ा आसानी रहती है, और गवर्नेंस मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब हमें काम करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को ज़्यादा फॉर्म करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये एकदम सिंपल, इसके लिए एक वो वाली लाइन बनती है ना कि टू मैनी कुक्स जो हैं दे स्पॉइल द ब्रॉथ। तो वो लाइन आई थिंक वो मोदी जी का वो भी वही थॉट रहा है हमेशा से, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उनको अपने थॉट प्रोसेस से थोड़ा सा डेविएट होना पड़ा है और अकोमोडेट करना पड़ा। बिकॉज सी, जो सरकार बन रही है, सबसे बड़ा इनका मुद्दा ये है कि अगले 5 साल तक सरकार प्रॉपरली काम करनी चाहिए, और उसके करने के लिए क्या ज़रूरी है, उसके करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि कोलिशन गवर्नमेंट इंटैक्ट रहे। कोई भी पार्टी का जो कार्यकर्ता है या जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जिन्होंने एलाइज हैं, वो इधर उधर अपनी सीट लेकर के, अपने सांसदों को लेकर के इधर उधर ना जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंटली इनको इस बार मेंटेन करना था। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इसीलिए इन्होंने इस बार अकोमोडेशन किया है 2024 में 72 मिनिस्टर्स का। अब अगर आप पिछले बार से आप डेटा दिखाओ, तो पिछले बार 2014 का मैं डेटा लेकर के आया हूँ, 23 कैबिनेट मिनिस्टर थे, और उसके बाद 10 मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे विद इंडिपेंडेंट चार्ज, और उसके साथ 12 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स थे।
वहीं इस बार जो है 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं सीधा सीधा, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज हैं और 37 मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। ये जो 37 को आप कंपेयर करो 12 से, तो इट इज़ ह्यूज। तो यहाँ जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट में आप देख रहे हो ना, इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट इन लोगों ने इस बार किया हुआ है, विच क्लियरली शोज कि अकोमोडेट करने की सीधी सीधी कोशिश की गई है। यहाँ पर 23 कैबिनेट मिनिस्टर थे, यहाँ पर 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अब फॉर इंस्टेंस जिनको नहीं पता होगा, कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और ये सारे जो टर्म्स आ गए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द बिगर अम्ब्रेला, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर में कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज हो गए, डेप्यूटी मिनिस्टर्स हो गए, ये सब कुछ जो हैं ये सारे लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बड़े से अम्ब्रेला के अंडर में आते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट में क्या फ़र्क है? कैबिनेट मिनिस्टर के पास सीधी एक मिनिस्ट्री होती है, रैंक उनकी ज़्यादा होती है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो उनको बेसिकली असिस्ट कर रहे होते हैं उनकी मिनिस्ट्री में, तो उनकी रैंक थोड़ी कम होती है, पर्क्स एंड अलाउंसेस थोड़े कम होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब हो गया कि उनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज से आपको क्लियरली शब्द समझ में आ रहा होगा कि वो रिपोर्ट नहीं करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर को, लेकिन काम साथ में ही करेंगे जो उनको अलॉट हुई होगी मिनिस्ट्री। तो इस तरीके से ये सारी मिनिस्ट्रीज काम करती हैं। तो इस बार क्लियर नंबर में आपको इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, जो 37 मिनिस्टर ऑफ स्टेट दिखाया गया। आगे मैं दिखाऊंगा किस तरीके से अकोमोडेशन की कोशिश की गई है यहाँ। तो जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि जो टॉप 4 मिनिस्ट्रीज होती हैं, जिनको कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट 4 मिनिस्ट्रीज होती हैं, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम होम मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की, उनको कौन रखा गया था? अब जो बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स थे उनका कयास ये लगाया जा रहा था कि अगर नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू अपना अगर वो निगोशिएट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं टॉप की 4 मिनिस्ट्रीज को अपने पास रखने की कोशिश करेंगे या अपने किसी की पर्सन को देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार बिल्कुल एकदम पिछली बार की तरह सेम एज इट इज़ इस बार टॉप 4 की मिनिस्ट्रीज को रख लिया है। मतलब कि जो बिग 4 हैं बीजेपी पार्टी के, जो बड़े नेता हैं जिन्होंने पिछली बार वो मिनिस्ट्रीज होल्ड की थी, वही मिनिस्ट्रीज इस बार उन लोगों ने होल्ड की हैं। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन ऑफ दिस गवर्नमेंट। और इस गवर्नमेंट में आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये पूरी गवर्नमेंट को बहुत सुंदरता से प्लान किया गया है काउंसिल को, ताकि आगे चल करके कोई इसमें मतभेद ना आ सके और सरकार ना गिर सके। तो उसके लिए आपको एक एक चीज़ मैं इसमें समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको राजनाथ सिंह दिख रहे हैं, बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डिफेंस मिनिस्ट्री ऑब्वियसली पिछली बार भी इन्होंने रखी थी, इस बार भी इन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री अपने पास रखी है। अब मैं आपको उस एजेंडाज के बारे में बताऊंगा जो इन्होंने अपनी कैंपेनिंग के दौरान यूज़ किए, जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के दौरान यूज़ किए। अब राजनाथ सिंह की आप स्पीचेस देखिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पीच देखिए। हालांकि मैनिफेस्टो में कहीं भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का नाम नहीं है। मैंने पूरी मैनिफेस्टो पढ़ी है, पूरा सर्च किया, लेकिन वहाँ पर कहीं भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के को हम वापस लाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, और ऑफिशियली ऐसा लिख भी नहीं सकते शायद मैनिफेस्टो में। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी स्पीचेस में और हर जगह पर इन्होंने एक क्लियर इंडिकेशन दिया है कि दिस टाइम वी विल वर्क ऑन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है डिफेंस मिनिस्ट्री के लिहाज से। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट होने वाली है इनके लिए, वो मैं एक ऐड करना चाहूँगा। जो चाइना अपने बॉर्डर्स के अलोंग जो अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज कर रहा है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए होने वाला है। चाइना वाला जितना बॉर्डर है, खासतौर से वो अरुणाचल प्रदेश का एरिया, वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए है, वो ईस्टर्न सेक्टर का। उस पर इनको निश्चित रूप से काम करना पड़ेगा डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए। तो इनका नेक्स्ट 5 साल का जो टारगेट है वो ये सेट करके आप मान करके चलिए। उसके बाद हम आते हैं होम मिनिस्ट्री के ऊपर। अमित शाह जी ने अपनी होम मिनिस्ट्री को दोबारा से रिटेन किया है, और इस बार इनका सबसे बड़ा टारगेट, जो कि इन्होंने खुद ही बोल दिया था कि मेरा सबसे बड़ा टारगेट, अगर मैं इस बार फिर से मिनिस्टर बनता हूं तो मेरा सबसे बड़ा टारगेट होगा कि मैं काम करूंगा CAA के इम्प्लीमेंटेशन में। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के मतलब CAA के इम्प्लीमेंटेशन में अगर आप देखोगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में, तो अमित शाह जी को बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इसमें जो कि फेस करने हैं। अब जैसे कई सारे स्टेट्स के जो लीडर्स हैं उन्होंने मना कर दिया है कि हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अपने यहाँ लागू ही नहीं होने देंगे, आप कर लो जो करना है। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है स्टेट्स गवर्नमेंट की, सेंटर खुद कमिटीज़ बना करके इसको हर स्टेट में लागू करा लेगी। इनके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज इस बार होने वाला है CAA के लिहाज से, वो बंगाल होने वाला है। बिकॉज बंगाल में बहुत बड़ी मेजॉरिटी है ममता बनर्जी की, और कहीं ना कहीं अगर वोटर परसेंटेज के हिसाब से आप देखो तो ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा
ज़्यादा स्ट्रांग है। टीएमसी से बहुत सारे सांसद चुन करके इस बार ऑलमोस्ट 30 के लगभग जो सांसद हैं वो चुन करके संसद पहुंचेंगे, अपोजिशन करेंगे, जिसमें महुआ मोइत्रा जो कि काफ़ी वोकल रहती हैं, बीजेपी सरकार को काफ़ी क्रिटिसाइज़ करती हैं, एनडीए की गवर्नमेंट को। शत्रुघ्न सिन्हा जो कि पहले बीजेपी के हिस्सा थे वो भी टीएमसी में चले गए थे, वो भी चुनाव जीत करके इस बार संसद पहुंच रहे हैं। यूसुफ पठान जो कि क्रिकेटर हुआ करते हैं वो भी संसद पहुंच रहे हैं। तो इन सारे नेताओं के बीच में इनके लिए सबसे बड़ा टारगेट होगा कहीं ना कहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इंप्लीमेंट करना। और उसके साथ साथ मैं इसमें एक और चीज़, क्योंकि कल ही हमने मणिपुर की वीडियो डिस्कस करी है, तो मैं यहाँ पर मणिपुर को भी लिखना चाहूँगा कि मणिपुर को भी इनको टारगेट लिस्ट में अपनी रखना चाहिए। बिकॉज जो मणिपुर वायलेंस बुरी तरीके से इस समय स्प्रेड हो रहा, अभी आप देखो कल चीफ मिनिस्टर के कॉन्वॉय पर अटैक हुआ और उसके बाद 70-80 घरों को वहाँ पर जला दिया गया उसके आउटरेज में। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि इनको एड्रेस करना पड़ेगा मणिपुर वायलेंस का। तो अब इन्होंने मिनिस्ट्री होल्ड कर ली है, इस हार्ड टाइम नाउ। अब मणिपुर की प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं सॉल्व करना चाहिए। मणिपुर की प्रॉब्लम को ही नहीं, अगल बगल में नागालैंड में भी काफ़ी इशूज़ हैं, उनको भी इनको सॉल्व करने के लिए देखना चाहिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब का इस बार सबसे बड़ा जो क्योंकि देखो ये पोस्ट जो होती है ना फॉरेन मिनिस्टर की, मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की जो पोस्ट है, ये एक्चुअल में काफ़ी अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है। आप देखिए कि क्योंकि जिस कद के नेता इस पोस्ट पर रहे हैं, आप लीजिए मनमोहन सिंह जी ने कई बार फॉरेन मिनिस्ट्री संभाली है, आप बात करिए पीवी नरसिम्हा राव जी की, उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री संभाली, अपने आप में बहुत बड़े कद के नेता। यशवंत सिन्हा जी ने फॉरेन मिनिस्ट्री संभाली, अपने आप में बहुत बड़े कद के नेता। तो उस पोस्ट पर जस्टिफाई करना ये डॉक्टर एस जयशंकर ने बखूबी अपने पिछले टर्म में किया है। और इस बार जो इनका सबसे बड़ा टारगेट होने वाला है, ऑब्वियसली वो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट जो हमारी मेंबरशिप है वो हमारा सबसे बड़ा टारगेट होगा इस बार एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। एज एन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जियोपॉलिटिकली हम काफ़ी रेलिवेंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इफ़ वी सिक्योर अ सीट इन यूएनएससी एज द परमानेंट मेंबर। और उसके बाद ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी निर्मला सीतारमण जी के पास है, जो कि पिछली बार भी इन्होंने रिटेन किया है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को। अब सबसे इंपॉर्टेंटली हमें क्या देखना है, सबसे इंपॉर्टेंटली हमें ये चीज़ देखनी है कि दो की मिनिस्ट्रीज़ को मैं इंपॉर्टेंटली आपके लिए लेकर के आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की मिनिस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था। और ये जो मिनिस्टर्स हैं ये मैं इनको फॉलो करने के माध्यम से लेकर के आपके पास कि अगर ये अपनी मिनिस्ट्रीज़ में काम करते हैं तो आप इनको फॉलो ज़रूर करना, बिकॉज ऑफ द थिंग्स विच दे आर गोइंग टू डू। क्योंकि जो इनकी एक पॉपुलैरिटी है, जो इनका एक इमेज बना हुआ है, इनका तो पिछले टर्म से इमेज बना हुआ है और इनका पॉलिटिकल हिस्ट्री से इमेज बना हुआ है, दोनों ही नेताओं को आप बखूबी पहचान रहे होगे। तो इनको फॉलो आप जरूर से करना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज इनके पास है, इन्होंने तो अपनी मिनिस्ट्री रिटेन की है। ये नितिन गडकरी साहब हैं, जो लोग नहीं जानते उनके लिए, नितिन गडकरी साहब ने अपनी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट उसको रिटेन किया है। तो ये मिनिस्टर बने हैं रोड ट्रांसपोर्ट के। और इसके साथ साथ इनके लिए इस बार का जो टर्म है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस माध्यम से इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट जो कि अंतर्गत आते हैं भारतमाला परियोजना प्रोजेक्ट के अंदर में। और भारतमाला परियोजना प्रोजेक्ट एक्चुअली में जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इनका सबसे की प्रोजेक्ट था ये पूरे इनके अपने कार्यकाल का। तो भारतमाला जो परियोजना प्रोजेक्ट है उसको मैं इसलिए इंपॉर्टेंट मान रहा हूँ क्योंकि वो प्रोजेक्ट एक्चुअली में उसकी डेट जो है वो 2024 लिखी गई थी कि डेडलाइन थी इसकी 2024 तक बन करके तैयार हो जाएगा, चुनाव से पहले तैयार हो जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, जनवरी में उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया और ये भारतमाला परियोजना प्रोजेक्ट जो है इसको एक्सटेंड करके इसकी डेट अब जो डेडलाइन रखी गई है वो 2027-28 रखी गई है। हालांकि इन्होंने अपनी स्पीच में बोला था कि मैं उसको उससे पहले ही कंप्लीट करवा दूंगा, 50-60% काम हो चुका है, अभी 50% काम बचा है, वो उसके पहले मैं उसको कंप्लीट करवा दूंगा। ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, ये डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा इंडिया की इकोनॉमी को, बिकॉज इस प्रोजेक्ट के थ्रू कई सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाने का प्लान है। जैसे आप यहाँ पर देख लो 220 किलोमीटर का पुणे अहमदाबाद औरंगाबाद जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो वाराणसी रांची कोलकाता 650 किलोमीटर का एक पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। तो जितनी भी ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं उनको कनेक्ट किया जा रहा है आपस में इन इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के थ्रू, इसी भारतमाला परियोजना प्रोजेक्ट के अंदर में जो ग्रीनफील्ड हाईवेज बन रहे हैं उसके तहत। तो ये इनका सबसे बड़ा टारगेट इस बार होने वाला है, काफ़ी फॉलो करने वाली मिनिस्ट्री। और अगर आप उन मिनिस्ट्रीज़ की लिस्ट निकालोगे जो टॉप परफॉर्म करती हैं अपने कार्यकाल में, तो उनमें एक नितिन गडकरी साहब आ जाएंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी थी वो शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में थी। शिवराज सिंह चौहान की अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री देखिए तो चीफ मिनिस्टर रहे हैं मध्य प्रदेश के, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं,
किसान नेता की एक भूमिका रही है, इनकी किसान नेता की एक छवि भी इनकी बनी रही है मध्य प्रदेश के अंदर में। अब अगर आप बात करोगे तो इनको जब चीफ मिनिस्टर पद से हटाया गया था तो ऐसा कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं इनको साइडलाइन करने की कोशिश की गई है। अब साइडलाइन करने की कोशिश जो थी, जब वो कोशिश हो ना हो उसका तो मुझे इंटरनली क्या चल रहा था वो सब नहीं पता, लेकिन जिस तरीके की मध्य प्रदेश में परफॉर्मेंस रही है बीजेपी की इस बार, 29 में से 29 सीटें क्लीन स्वीप जो किया है, उसमें बहुत बड़ा योगदान शिवराज सिंह चौहान जी का दिया जा रहा है कि इन्होंने जो ग्राउंड पर काम किया है वो ज़बरदस्त किया है, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट दिखा है और जिसकी वजह से ये आपको जो मिनिस्ट्री है वो इनको दी गई है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देने का रीज़न मैं बहुत खुश क्यों हूँ इस मिनिस्ट्री से, जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग चीज़ है इस पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर में, वो शिवराज सिंह चौहान जी को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो प्रदान की गई है उसकी है, वो सबसे सेटिस्फाइंग चीज़ है। क्यों है? बिकॉज अगर मैं इसको डेटा और फैक्ट्स से आपको प्रूव करता हूँ, बीमारू स्टेट्स जो हैं उसमें मध्य प्रदेश इज़ द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन एग्रीकल्चर। क्योंकि अगर डेटा की बात करें तो 2014-15 से लेकर के 2023-24 तक का कहा गया है कि एग्रीकल्चर में जो डेटा बताते हैं 6.5% ग्रोथ है मध्य प्रदेश की। वही जो हमारा नेशनल एवरेज है, मतलब कि ऑल इंडिया एवरेज है, ऑल इंडिया एवरेज अगर आप देखोगे वो ऑल इंडिया एवरेज जो है वो हमारा 3.7% है, विच इज़ अ क्लियर जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश ने अपनी एग्रीकल्चर के दम पे जिस तरीके से अपनी पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज किया है, उसका सीधा सीधा श्रेय शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है। और इसी एग्रीकल्चर के उनके वर्क को देखते हुए उनको जो है ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री प्रोवाइड की गई है, और जो वो साइडलाइन करने वाली वो जो पूरी न्यूज़ थी उसको कहीं ना कहीं एक दरकिनार कर दिया गया है। तो शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में काफ़ी अच्छे फिट होने वाले हैं। इस मिनिस्ट्री को आप ज़रूर से ज़रूर बीइंग एन स्टूडेंट आप फॉलो करिएगा। उसके बाद अब आती है हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इस पूरे वीडियो के कही थी कि इस बार 72 मिनिस्टर्स ने शपथ ली है। कई सारे अपने जो एलाइज हैं एनडीए के, उनको अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है। वो अकोमोडेशन साफ साफ आपको दिखाई देता है मिनिस्ट्री में। जैसे आप देखोगे कि मिनिस्ट्री में सबसे पहला नाम यानी कि राम मोहन नायडू साहब, ये टीडीपी पार्टी के नेता हैं और इस बार चुन करके आए हैं, और इनको इस बार जो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री मिली है जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास थी। तो सिविल एविएशन मिनिस्टर इनको बनाया गया है। और उसके बाद जो पर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी टीडीपी पार्टी के हैं, इनका नाम चंद्रशेखर है। और इस बार अगर आपको बताऊं कि लोकसभा में 2024 में जितने कैंडिडेट जीते हैं उनमें से सबसे रिचेस्ट कैंडिडेट ये चंद्रशेखर साहब हैं। तो इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है प्रताप राव जाधव। प्रताप राव जाधव महाराष्ट्र आते हैं ऑब्वियसली, और प्रताप राव जाधव जो हैं वो एकमात्र वो कैंडिडेट हैं जो एकनाथ शिंदे गुट से आते हैं। शिवसेना में कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे गुट काफ़ी नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी से, और हो सकता है कि वो डिफेक्ट कर जाएं या वो पार्टी छोड़ दें, वो एनडीए अलायंस को छोड़ दें। क्यों? क्योंकि उन्होंने कई सारी मिनिस्ट्रीज़ की डिमांड की है, उन्होंने 3 मिनिस्ट्रीज़ की डिमांड की है। लेकिन क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट का जो परफॉर्मेंस रहा है इस बार, वो कहीं ना कहीं शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है उससे ख़राब रहा है। इसकी वजह से ऐसा बोला जा रहा था कि शायद एक भी मिनिस्टर पोस्ट इनको ना मिले और तब ये अलायंस को तोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर प्रताप राव जाधव को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया गया है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इनको हेल्थ मिनिस्ट्री का दिया गया है। उसके साथ साथ यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं रामनाथ ठाकुर। रामनाथ ठाकुर जी जो हैं ये भी जो मेंबर हैं जेडीयू के। अब यहां पर आप देखो हर पार्टी को, टीडीपी के 2 दिखाई दे दिए आपको, एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी, उनके एक मिनिस्टर आपको यहां पर दिखाई दे दिए। उसके बाद जेडीयू पार्टी के यहां रामनाथ ठाकुर जी हैं, इनको भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट का पद दिया गया है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर इनको बनाया गया है। उसके साथ आप बगल में एचडी कुमारास्वामी, कर्नाटका वाले एचडी कुमारास्वामी हैं ये, उनको भी क्या बनाया गया है, उनको भी मिनिस्ट्री, एक पूरी प्रॉपर मिनिस्ट्री, इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट, क्योंकि इनका कद काफ़ी बड़ा है, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कर्नाटका के। और उसके बाद जो कोलिशन गवर्नमेंट थी बीजेपी की उसमें भी इन्होंने सपोर्ट किया था तब उस टाइम पर। उसके बाद अब ये सेलेक्ट होकर गए। हालांकि इस बार जो परफॉर्मेंस इनकी पार्टी का वो थोड़ा कंपैरेटिवली ख़राब रहा है, लेकिन इनको मिनिस्ट्री जो स्टील मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील, वो इनको प्रोवाइड कर दी गई है। उसके बाद जो लास्ट में आप पर्सन देख रहे हो ये जीतन राम मांझी हैं। इनकी अपनी पार्टी है, बिहार के ये नेता हैं और मुसहर कम्युनिटी से आते हैं। बिहार में चीफ मिनिस्टर भी बने थे ये एक टाइम पर, और इनकी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा इनकी पार्टी है।
उसमें से ये जो है जीतन राम मांझी एक सीट ही जीत पाए हैं इस बार, और कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं इनको जगह नहीं मिलेगी, अकोमोडेट नहीं किया जाएगा, लेकिन इनको भी इसमें अकोमोडेट कर लिया गया है और इनको एमएसएमई मिनिस्ट्री यहाँ पर दे दी गई है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो ना, जो 72 मिनिस्टर्स बने हैं वो क्यों बने हैं? बिकॉज जिनके पास एक एक सीट भी थी, एक या दो सीट भी थी, उनको भी कहीं ना कहीं इसमें अकोमोडेट किया गया है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि इस पूरी जो मिनिस्ट्री को पूरा डिज़ाइन किया गया है ना, काउंसिल मिनिस्टर्स को, ये काफ़ी ब्यूटीफुली किया गया है ताकि ये सरकार 5 साल तक इंटैक्ट रह करके मज़े में काम कर पाए। क्योंकि जो टॉप 4 की मिनिस्ट्रीज़ हैं, एक्चुअल काम तो उनको करना है ऑन ग्राउंड, और वो बहुत बड़े काम है। क्योंकि आप देखो ना, मोदी सरकार की ये एक हिस्ट्री भी रही है, ख़ास तौर से मैं बीजेपी नहीं बोल रहा हूँ, मोदी गवर्नमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीजेपी में अलग अलग जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनकी अलग अलग टैक्टिक्स रही है काम करने की। जैसे जब आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का कैबिनेट देखेंगे तो थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन आपको दिखाई देगा, लेकिन वहीं पर जब आप मोदी गवर्नमेंट देखेंगे तो वहाँ का जो उनका काउंसिल है उसमें खास तौर से जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उसमें एक सेंट्रलाइजेशन दिखेगा। जितने भी जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो पीएमओ से होते हैं। तो ये बहुत खुला सच है ये। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंटली इनको अभी सिर्फ और सिर्फ इनका टारगेट क्या है कि गवर्नमेंट को इंटैक्ट रखना है, 5 साल तक काम हम कर लेंगे। तो यहाँ पर जीतन राम मांझी को भी एमएसएमई मिनिस्ट्री दे दी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें चिराग पासवान जी की, तो चिराग पासवान ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया इस बार। टॉक ऑफ द टाउन है अभी ये। बिहार के नेता हैं रामविलास पासवान जी की, जो कि बड़े कद के नेता हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी में। उनके सन हैं चिराग पासवान। बिहार से इनको 5 सीट दी गई थी, 5 सीट इन्होंने जीत ली है और इनको भी मिनिस्ट्री दी गई है। इनको फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री दी गई है। इनसे कहा गया कि छोटी मिनिस्ट्री आपको दी गई, आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी मिनिस्ट्री बड़ी और छोटी नहीं होती है, हर मिनिस्ट्री में आपको जनता के लिए काम करने का मौका मिलता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंटली मैं इनकी बात करने वाला था, ये जयंत चौधरी है, आरएलडी पार्टी के अभी प्रमुख हैं। आरएलडी पार्टी जिसका कि अच्छा खासा वोट शेयर उत्तर प्रदेश में हुआ करता था एक टाइम पर। ये ग्रैंड सन है चौधरी चरण सिंह जी के, जिनको अभी भारत रत्न भी दिया था बीजेपी गवर्नमेंट में ही। चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे थे और बहुत बड़े नेता हैं, और इनकी पूरी पार्टी ना एक किसान पार्टी के रूप में नज़र आती है। तो वो जो किसान पार्टी का जो छवि है आरएलडी की, वो चौधरी चरण सिंह जी के टाइम पर भी थी। उसके बाद उनके बाद चौधरी अजीत सिंह जी आए, जो कि इनके फादर थे, उनके टाइम पर भी थी, और जयंत चौधरी जी के भी टाइम पर वो छवि रही थी। इनको इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दी गई, लेकिन इस बार इन्होंने जो इलेक्शन में परफॉर्मेंस दिया था ना, वो उतना बेहतरीन नहीं था। 1-2 सीट इनकी आ पाई, और जो इन्होंने लास्ट मोमेंट में एनडीए को सपोर्ट कर दिया, उसकी वजह से कहा जा रहा था कि इनके वोटिंग शेयर पर काफ़ी वो वोट ट्रांसफ़र नहीं हो पाया और इनके वोटिंग शेयर पर काफ़ी इंपैक्ट पड़ा। तो इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंटली जिनकी पार्टी का जो पूरी आइडियोलॉजी है, जो पूरी छवि है, वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है, लेकिन इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन में फॉर एजुकेशन मिनिस्ट्री बनाया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री को मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया था। आपको बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान, जो कि बड़े नेता हैं, जो कि आते हैं ओडिशा से, इस बार उन्होंने ओडिशा से चुनाव लड़ा था, ओडिशा के ही हैं लोकल, धर्मेंद्र प्रधान को इस बार एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है। तो ये जयंत चौधरी हैं, इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन बनाया गया है। उसके बाद आपको ये दोनों लोग दिखाई दे रहे हैं। ये अगेन जेडीयू पार्टी के नेता हैं, इनका नाम है राजीव रंजन सिंह। राजीव रंजन सिंह जेडीयू पार्टी के की नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं जेडीयू पार्टी के, और नीतीश कुमार के कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा क्लोज हैं ये राजीव रंजन सिंह। तो राजीव रंजन सिंह लल्लन सिंह को भी, और इनको लल्लन सिंह के भी नाम से जाना जाता है, तो राजीव रंजन सिंह लल्लन सिंह को भी, और इनको पंचायती राज मिनिस्ट्री दी गई है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको जो लास्ट पर्सन यहाँ पर दिख रही हैं, इनकी भी अपनी एक पार्टी है, अपना दल नाम से, उत्तर प्रदेश बेस्ड पार्टी है, और इनके फादर भी बड़े प्रोमिनेंट फिगर थे पॉलिटिक्स में, उनकी लेगेसी को ये आगे बढ़ा रही हैं। अपना दल सोनेलाल नाम की इनकी पार्टी है। इस बार भी इनकी खराब परफॉर्मेंस रही थी, 1 सीट ही जीत पाई हैं, या अपनी सीट जीत पाई हैं, और इनको भी लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है। हेल्थ एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए इनको वहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो इस मिनिस्ट्री को पूरी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आप देखो कि रिप्रेजेंटेशन बहुत तगड़ा है कहीं ना कहीं इस पूरी मिनिस्ट्री में। सबसे खास बात जो मैं आपको बताना चाहता था कि इस बार जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है पूरी मिनिस्ट्री में, उस पर मैं आपका ध्यान लाना चाहता था। 3 महिलाओं को इस बार वुमेन रिप्रेजेंटेशन दिया गया, मतलब वुमेन मिनिस्ट्री में 3 महिलाओं को इंक्लूड किया गया है, जिसमें हमारी निर्मला सीतारमन जी तो हैं ही, एक और मिनिस्टर हैं जो वुमेन डेवलपमेंट
के लिए काम करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उनको दिया गया है। उनका नाम श्री अन्नपूर्णा देवी है, वो झारखंड से आती हैं। और अन्नपूर्णा देवी जी की बात मैं स्पेसिफिकली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो उनका पूरा पॉलिटिकल करियर है ना, वो काफ़ी ब्यूटीफुल है। क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ के बाद शी वॉज फोर्स टू कम इनटू पॉलिटिक्स, और जो लोग फोर्सफुली पॉलिटिक्स में आते हैं वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते, ऐसा कहते हैं। लेकिन 1998 में उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी और उसके बाद लगातार उनका कद बहुत बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के की फिगर हैं। अगर ओबीसी कम्युनिटी में आप देखोगे तो अन्नपूर्णा देवी का झारखंड में काफ़ी प्रोमिनेंट नाम है, काफ़ी की फिगर है वो झारखंड की, तो उनको भी इस बार मिनिस्ट्री दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, की मिनिस्ट्री समझ में आ गई होंगी। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, इस बार अनअकैडमी टीम ने यूपीएससी सीएससी 2023 में 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव सर भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ही लर्नर थे। तो आप समझ सकते हो किस तरीके की क्वालिटी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है। अब जो ये हमारी सक्सेस है उसको हम अकेले सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपनी वर्ल्ड अफेयर्स के ऑडियंस के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसीलिए हमने अपनी यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस, जिसमें 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक रुपए आपके लग जाते हैं, उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है और उसकी कोर्स फीस है सिर्फ और सिर्फ 29,999। मतलब इतने प्राइस में आपको टॉप क्वालिटी एजुकेटर्स, जो कि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, लाइक मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी। और आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया, उस लिंक पर आप क्लिक करिएगा। वहाँ पर जा करके जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको APYT10 लिखना है, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।